हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ब्रेविलाइटिस। ब्रेविलाइटिस को दो और टॉपिक साथ में लेकर के डिस्कस करना है। पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस। दूसरा टॉपिक रहेगा क्रिस्टलाइटिस और यूनिट सेल और उसके टाइप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेविलाइटिस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ हर पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसके पार्टिकल्स एक इरेगुलर शेप बना रहे हैं। तो सॉलिड दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का एग्जांपल आप ले सकते हो मार्बल, एमॉर्फस का एग्जांपल ले सकते हैं चॉक। मार्बल और चॉक दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, यानी दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट हैं, लेकिन मार्बल के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है, चॉक के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेप की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा इसमें क्योंकि फिक्स पैटर्न होता है इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल शेप बनता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में शेप इसका होता है इरेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है, जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, 1 डिग्री सेल्सियस पे सारा आइस मेल्ट हो जाएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। जैसे रबर हो गया, तो रबर को अगर आप हीट करोगे तो ऐसा नहीं होगा कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें सारा का सारा रबर मेल्ट हो जाएगा, नहीं, उसमें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर किसी मटेरियल को कट किया जाए तो कट करने के बाद उसकी सरफेस प्लेन बन रही है या फिर इरेगुलर बन रही है। क्रिस्टलाइन के लिए प्लेन होता है और एमॉर्फस के लिए इरेगुलर होता है। चॉक के एग्जांपल से आप समझ सकते हो, चॉक और मार्बल वाला जो हमने अभी एग्जांपल लिया। इसके बाद है हीट ऑफ फ्यूज़न, मतलब मटेरियल को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए। क्रिस्टलाइन के लिए डेफिनेट होता है लेकिन एमॉर्फस के लिए डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट है एनआइसोट्रॉपी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी ये दो तरह की प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड के लिए, तो एमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन से अगर हम थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करें तो ये आइडेंटिकल मिलेंगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम अगर इस डायरेक्शन से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ अलग आएंगी, अगर इस डायरेक्शन से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ अलग आएंगी। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में आप किसी भी डायरेक्शन से जाओगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मिल ही जाएगा, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो पार्टिकल यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊँगा तो पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब ये होता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कि अगर आप मटेरियल के एक साइड से, जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये एक पैटर्न बन रहा है। अब चूंकि यहाँ फिक्स पैटर्न है तो सेम पैटर्न इसके दूसरे साइड में भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक तरफ का पैटर्न देखा और हमने इससे पता लगा लिया कि भाई नेक्स्ट एंड पे पैटर्न कैसा होगा। तो हमने क्या किया, एक लॉन्ग रेंज में ऑर्डर कैसा होगा पार्टिकल्स का ये सेट कर दिया। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है
अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा अरेंजमेंट आपको कहीं दूर कहीं मिल पाए। अब क्योंकि ऐसा नहीं मिलता है इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब नेचर की बात कर लेते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। ट्रू सॉलिड मतलब जिसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स हो, स्यूडो सॉलिड मतलब जिसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं हो। एक बात यहाँ पे और है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये होता है, एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे ग्लास अगर हमने कोई विंडो में ग्लास लगाया हुआ है तो ये ग्लास बहुत साल के बाद, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा होगा कि बेस में थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। पहले ऐसा रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो बेस में थिकनेस ज़्यादा कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता नहीं है। फिक्स नहीं होने की वजह से ये धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो होता रहता है। काफ़ी टाइम लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे ही जाएगा। इसलिए काफ़ी टाइम के बाद इसका जो बेस पार्ट होगा इसका थिकनेस हो जाता है ज़्यादा। अब ये फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। इसीलिए ग्लास को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाएं तो हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा, ये अरेंजमेंट मिल रहा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इस क्रिस्टल लैटिस में कोई एक पार्ट होगा जो अपने आप को बार बार रिपीट करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है इसको बोलते हैं यूनिट सेल। बात क्लियर? तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। अब इसके बाद क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हर एक पॉइंट जो होगा क्रिस्टल लैटिस का उसे लैटिस पॉइंट बोलेंगे या लैटिस साइड बोलेंगे। आसान है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हर एक पॉइंट होगा वो या तो एटम को रिप्रेजेंट करेगा या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा या आयन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, हमने जब इसे कॉपी में या बुक में बनाया, बुक में देखा हमने, तो हमने देखा कि भाई इन पार्टिकल्स को ज्वाइन किया है हमने स्ट्रेट लाइन से। तो ये एक तीसरी खास बात है। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। तो भाई यूनिट सेल पहले ही बता चुके हैं कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो खुद को रिपीट करके पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। यानी एक तरह से ये स्ट्रक्चरल यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का। अब जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के टाइप्स क्या हैं, इसको समझने के पहले ये देखते हैं कि भाई पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई क्लास को हमें डिवाइड करना है, तो मैं कहूँगा क्लास को डिवाइड करने के लिए हम 2 पैरामीटर बना लेते हैं। एक बना लेते हैं हाइट का और एक बना लेते हैं वेट का। मैंने शाश्वत से कहा कि भाई शाश्वत हाइट बताओ अपनी क्या है। शाश्वत ने कहा सर 6 फीट। अच्छा भाई वेट बताओ सर 65 kg। अच्छा, इस तरह से मैंने हर एक बच्चे से उसका हाइट और वेट पता किया, तो हमने क्लास को एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। इसी तरह से यूनिट सेल के, जैसे हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज़ किए हैं, इसी तरह से यूनिट सेल के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम यूनिट सेल को क्लासीफाई कर सकते हैं। वो क्या होते हैं देखते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल में जो साइड्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। और यहाँ पे ये फिक्स है कि ए और बी के बीच में जो एंगल होगा ये होगा गामा। सी और बी के बीच में जो एंगल होगा ये होगा अल्फ़ा।
और सी और ए के बीच में जो एंगल होगा ये होगा बीटा। तो 6 पैरामीटर्स आ गए अपने पास। वो कौन कौन से? ए बी सी, यानी 3 तो लेंथ वाले पैरामीटर हो गए, और इसके अलावा अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 एंगल वाले पैरामीटर आ गए। तो टोटल 6 पैरामीटर है। अब 6 पैरामीटर के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे यूनिट सेल को। तो देखिए, यूनिट सेल को क्लासीफाई हमने किया है 2 ग्रुप में। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है, इसके लिए मैं एक सेल का डायग्राम बनाता हूँ। ये बना लिया हमने। अब मैंने इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स बना दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वो आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या एटम हो सकता है। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं, इसे तो बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल को समझने के लिए मैं 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता हूँ। 3, पहला, दूसरा, और ये थर्ड यूनिट सेल हो गई। ठीक। अब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बना देते हैं। ये बन गया। अब देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप का होगा। फर्स्ट में ये है कि भाई सेंटर्ड यूनिट सेल के जो 3 टाइप हैं, 3 के 3 के 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स तो हैं ही, इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड का ये मतलब हुआ कि भाई अगर मैं यूनिट सेल को एक रूम मान लूँ, तो रूम के बीचों बीच बिल्कुल हवा में आपको एक पार्टिकल ऐसे एक बॉल आपको लटका देनी है, ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर अब सेकंड की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसे 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स तो हैं ही, इसके अलावा हर एक फेस में, फेस कितने हैं? तो यूनिट सेल में फेस मतलब जैसे अगर रूम के हिसाब से बात करें तो दीवार, तो भाई दीवार कितनी है? 4 तो हो गई। ये आपके सामने, आपके पीछे, आपके लेफ़्ट साइड में, आपके राइट साइड में, 4 तो यही हो गई, एक ऊपर एक नीचे। तो भाई, या ये मैं कहूँ कि आप बताइए क्यूब में टोटल फेस कितने हैं? तो 6 फेस हैं। तो हर एक फेस के सेंटर में आपको एक बॉल बना देनी है। ये मैंने ऊपर, एक नीचे, एक लेफ़्ट में, एक राइट में, हाँ, एक फ्रंट में और एक बैक में। तो भाई टोटल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए? 8 तो कॉर्नर्स में ही थे, और 6 फेस में, हर एक फेस में भी सेंटर में हमने बना दिया है। तो ये क्या बन गया? टोटल 8 + 6 14 पार्टिकल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये क्या बन गया? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब थर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। थर्ड यूनिट सेल में क्या करना है? आपको कोई भी 2 फेस जो अपोजिट हो, जैसे अगर आपने ऊपर लिया तो फिर एक नीचे ले लो, अगर आपने लेफ़्ट लिया तो अब फिर एक राइट ले लो, कोई भी 2 अपोजिट। जैसे हम ले लेते हैं टॉप और बॉटम। तो टॉप वाला जो फेस है उसके सेंटर में, और बॉटम में जो है उसके सेंटर में, दोनों ही फेस के सेंटर में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बना दिया। तो इसको बोल देंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप देख सकते हो इस तरह से 2 टाइप का यूनिट सेल मैंने बताया, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब है 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स बनाने हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स के अलावा अगर यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में, तो बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड। अगर हर एक फेस के सेंटर में है तो फेस सेंटर्ड। हर एक कोई भी 2 फेस लेना है अपोजिट्स, चाहे वो टॉप बॉटम हो सकता है, लेफ़्ट राइट हो सकता है, या फ्रंट और बैक हो सकता है, कोई भी आप 2 अपोजिट फेस ले लो और उसके
सेंटर में आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बना देना है, तो ये हो जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये तो हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। 7 टाइप कहाँ से आ गया भाई? देखिए, हमने अभी जो यूनिट सेल बनाई हैं, ये सब कोशिश की गई है कि इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्यूबिक है ना। क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में 3 जो इसके एक्सियल साइड्स होंगी तीनों इक्वल होंगी, और जो इसके एक्सियल एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री होंगे, तब क्या बनेगा? क्यूबिक बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एंगल तो तीनों 90 हों, एंगल तो तीनों 90 हो, जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ एंगल हमने 90 ही रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 है, लेकिन इसमें हुआ क्या है आप देखिए, यहाँ ए बी और सी तीनों इक्वल हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ ए और बी तो इक्वल होंगे, यानी कोई 2 साइड तो आपको इक्वल लेना है, लेकिन थर्ड वाला जो साइड होगा उसका लेंथ अलग होगा, तब जो शेप मिलेगा इसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल। तो ये जो यूनिट सेल है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या तो क्यूबिक हो सकता है, या तो टेट्रागोनल हो सकता है, या ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, या मोनोक्लिनिक हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है। तो ये जो 7, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब देखिए, इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, कोविड-19 इज़ टू हार्मफुल फॉर टर्की। टर्की कंट्री है, यूरोप और एशिया के बीच में है, दोनों में आता है वो। तो देखिए, कोविड-19 का लेना है आपको सी फॉर क्यूबिक। इसके बाद 2 में टी से लेना है टेट्राहेड्रल, ओ से ले लेना है ऑर्थोरोम्बिक। हार्मफुल में एच से लेना है हेक्सागोनल, ए से लेना है आर से लेना है रोम्बोहेड्रल, और एम से लेना है मोनोक्लिनिक। फिर से एक बार देखिए, मैंने कहा कोविड-19 इज़ टू हार्मफुल फॉर टर्की। तो कोविड में सी लिया आपने, यहाँ पे टी लिया और ओ लिया, हार्मफुल में से एच लिया, आर लिया और एम लिया, टर्की का टी लिया, ठीक है। सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एच फॉर हेक्सागोनल, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एम फॉर मोनोक्लिनिक एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक। पहले तो ये सीक्वेंस याद करना है, ये सीक्वेंस आपको इसी तरीके से या और जैसे भी आप चाहें इसको पहले याद करें। अब बात करनी है एक्सियल एंगल की। तो भाई एक्सियल एंगल में ऐसा है कि शुरू के जो 3 हैं इनमें तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही 90 के इक्वल हैं, तो ये तो आसानी से याद हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे लास्ट वाला लेना है, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही 90 के इक्वल नहीं हैं, तो 2 टोटल 3 और 1 ये 4 तो हो गया, बचे 3। इसमें पहले आप 3 में से पहले आप बीच वाले को निपटा दो। इसे यहाँ क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों इक्वल हैं, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं हैं। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं हैं। अब 2 बचे, एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। तो भाई ऊपर वाले में देखिए अल्फ़ा और बीटा 90 हैं, और नीचे वाले में अल्फ़ा और गामा 90 है। हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा 90 है, मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा और गामा 90 है।
ठीक है। हेक्सागोनल में गामा 120 है और यहाँ बीटा 90 नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। MTR मुझे तो रट लो। अब एक्सियल एंगल कैसे याद करेंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 हैं, स्टार्टिंग के 3 है उसमें 90-90 है और इक्वल है अल्फ़ा बीटा गामा। ट्राइक्लिनिक को ऐसे याद करेंगे कि भाई अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल भी नहीं है। फिर 3 बचेंगे, 3 में से बीच वाले को पहले निकालना है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं है। बचेंगे 2 को याद करना है। कैसे? अल्फ़ा बीटा 90 है, यहाँ अल्फ़ा गामा 90 है। अल्फ़ा बीटा 90 के बाद बचा क्या? गामा को कर देना 120 और यहाँ बीटा को 90 के इक्वल नहीं रखना है। ठीक है, तो ये एक्सियल एंगल्स इस तरह से याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं एज लेंथ की। तो भाई एज लेंथ में ऐसा है, पहले तीनों को रखो सेम, उसके बाद 2 को रखो सेम और थर्ड वाले को थोड़ा अलग कर देना है। 2 हो गए। तीसरे में तीनों को ही अलग अलग रखना, तीनों ही इक्वल नहीं हैं। इसके बाद देखिए टेट्रागोनल में जो केस था वैसा ही कहाँ है? हेक्सागोनल में। ठीक है, और जो बात क्यूबिक में थी वही बात रोम्बोहेड्रल में आ रही है। तो कैसे याद करोगे? स्टार्ट करेंगे ऑर्थोरोम्बिक से। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों को इक्वल नहीं लेना है। फिर इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, यानी कि A = B इज़ नॉट = C, यहाँ भी यही है। इसके बाद इन दोनों को निपटा दिया। अब इसके जस्ट और ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्यूबिक आएगा, क्यूबिक के लिए ABC इक्वल है, और यहाँ क्या आएगा? रोम्बोहेड्रल, इसके लिए भी ABC इक्वल है। ये हो गए। कितने हो गए? निपट कितने गए? 5। बचे कितने? 2। अब 2 जो बचे हैं उनको याद करना आसान है। कैसे? जो ऑर्थोरोम्बिक का केस था वही केस जो लास्ट के दोनों, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन दोनों को रखना है। तो इस तरीके से केवल ये चीज़ ऐसी है जिसमें कुछ पैटर्न नहीं बन पा रहा, बाकी सब में आप देखेंगे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा। तो इस तरह से याद किया जा सकता है इसे। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था ब्रेवे लैटिस। अब ब्रेवे लैटिस की बात करते हैं। तो देखिए ब्रेवे लैटिस का मतलब ये है, ये पूरा इरेज कर दें एक बार, फिर बात करते हैं। देखिए ये समझ में आ गया कि जो यूनिट सेल हैं इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 7 टाइप का हो सकता है। ये तो हो गया क्लियर। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब ब्रेवे ने क्या देखा? अब जो भी बात है वो किसने बताई है? ब्रेवे ने बताई है। ब्रेवे कह रहे हैं कि भाई क्यूबिक में या टेट्रागोनल में या ऑर्थोरोम्बिक में, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन सब में प्रिमिटिव स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है। प्रिमिटिव तो इन सब में एग्जिस्ट करता है। ये ठीक है। इसमें केवल ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है, इसमें केवल जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं इनमें से केवल ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है, यानी ये वो वाला बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्रिमिटिव यूनिट सेल भी मिलता है और 3 तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल भी मिलते हैं। 3 तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल कौन कौन से थे? एक तो था बॉडी सेंटर्ड, एक था फेस सेंटर्ड और एक था एंड सेंटर्ड। क्या बोला मैंने? आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब हर एक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता 7 है और 7 के पॉसिबल वेरिएशन 7
इंटू 4 अगर किया जाए तो ये कितना आएगा 28। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब क्यूबिक में जब वेरिएशन हम देखेंगे, प्रिमिटिव तो मिल ही रहा है, प्रिमिटिव के अलावा अभी हमने क्या देखा, सेंटर्ड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड भी आना चाहिए, फेस सेंटर्ड भी आना चाहिए, एंड सेंटर्ड भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जिस्ट क्या करता है नेचर में, बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ये हम बना रहे हैं भाई, जो कंपाउंड्स हैं, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उसको कैटेगराइज करेंगे। अपने से तो नई हम पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे ना, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी की बात करेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि ऑर्थोरोम्बिक ही वो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें ये वन, अगर ऐसा करें, वैसे तो 2 टाइप का यूनिट सेल है, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो 4 कैटेगरी बन रही है। एक प्रिमिटिव की बन रही है, एक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, 4 कैटेगरी हो गई। तो केवल ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है जिसमें 4 की 4 कैटेगरी आ रही हैं। बाकी क्यूबिक में प्रिमिटिव है, टेट्रागोनल में प्रिमिटिव है, सब में ही प्रिमिटिव है। अब ये ध्यान देना है कि भाई ट्राइक्लिनिक में तो केवल ही प्रिमिटिव है, रोम्बोहेड्रल में केवल प्रिमिटिव है, हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव है, और ऑर्थोरोम्बिक ये स्पेशल केस है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो कितने हमने निकाल दिए, ट्राइक्लिनिक निपट गया, रोम्बोहेड्रल निपट गया, हेक्सागोनल निपट गया, ऑर्थोरोम्बिक निपट गया। ये स्पेशल केस वाले थे, ये स्पेशल केस वाले थे। अब बचा कौन सा, तो भाई बचा है एक क्यूबिक, एक बचा है क्यूबिक, एक बचा है टेट्रागोनल और एक बचा है मोनोक्लिनिक। इसे करना है याद, ठीक है, इसे करना है याद। क्यूबिक में आपको ध्यान रखना कि भाई बॉडी सेंटर्ड मिलेगा और फेस सेंटर्ड मिलेगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में केवल बॉडी सेंटर्ड रहेगा और मोनोक्लिनिक में केवल एंड सेंटर्ड रहेगा। ये आपको याद करना है। तो इस तरह से हम टोटल अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो भाई ये 14 टाइप के आपको यूनिट सेल मिलेंगे। इन्हीं को बोलते हैं ब्रेवे सिस्टम। यही क्या है, ब्रेवे सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शाश्वत अगर आपको इसमें भी, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए।